हेलो क्लास। अपने ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के कोर्स जो हमारा कोर्स है इंट्रोडक्शन टू म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी, उसमें आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। पार्ट 1 पे हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। पार्ट 2 की आज हम चर्चा करेंगे। इंडियन म्यूजियम मूवमेंट का जो दूसरा खंड है, जो दूसरा विकास का क्रम है, जो दूसरा काल है, उसको हम विक्टोरियन एरा के नाम से जानते हैं। इस कालखंड को विक्टोरियन एरा के नाम से इसलिए जाना जाता है या विक्टोरिया काल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1858 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम आंदोलन हुआ, उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो सत्ता थी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए और जो भारतीय प्रशासन था या भारतीय शासन का जो संचालन था वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। लंदन में उस समय सत्ता में महारानी विक्टोरिया के होने के कारण जो ये पूरा कालखंड रहा भारतीय संग्रहालयों के इतिहास का या भारतीय संग्रहालयों के विकास का, इस पूरे कालखंड को विक्टोरियन एरा के नाम से जाना जाता है। विक्टोरियन एरा में चूंकि इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी रही क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के बाद से कुछ कुछ चीजों को ट्रैक पे लाने में, काम करने में एक धीमी शुरुआत इस कालखंड में संग्रहालयों के विकास में देखने को मिलती है। किंतु इस कालखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हम देखते हैं एएसआई की स्थापना को। जैसे कि प्रथम चरण में हमने देखा था कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और इंडोलॉजिकल स्टडीज की शुरुआत भारतीय संदर्भ में की गई थी और इसी शुरुआत ने कलाकृतियों को एकत्र करने की, उनके अध्ययन अध्यापन की परंपरा को बढ़ावा दिया, जिससे आगे चलकर इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना हुई थी। ठीक इसी तरह से भारतीय संग्रहालयों के विकास के द्वितीय चरण में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में जिनको हम गिनते हैं वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में लॉर्ड केनिंग की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, चर्चा परिचर्चा हुई और उसके बाद से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल के रूप में जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। कनिंघम एक प्रशासक थे, बेसिकली वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, उनकी बहुत तरह की आलोचनाएं भी होती हैं, पर बड़े पैमाने पर भारत में पुरातात्विक उत्खननों का श्रेय जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की बहुत सारी खोज में से एक भरूच स्तूप की स्थापना, भरूच स्तूप के जो रिमेन्स थे उनकी खोज का श्रेय भी जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। कनिंघम के देखरेख में, कनिंघम के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य हुए और उत्खननों से या सरफेस के एक्सप्लोरेशन से प्राप्त होने वाले रिमेन्स को म्यूजियम्स में पहुंचाया गया। जिस समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई उस समय में भारत में कुछ चुनिंदा संग्रहालय थे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रथम चरण में लगभग 12 संग्रहालयों की स्थापना हुई थी। इन 12 संग्रहालयों के साथ ही द्वितीय चरण की शुरुआत होती है और इन संग्रहालयों में भारत में इस तरह की नीति बनाई गई थी प्रशासकों के द्वारा कि जब भी कोई सामग्री प्राप्त होगी, जब भी उत्खनन से या सरफेस को एक्सप्लोर करने से जब भी कोई पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होगी तो उनको उनके नजदीकी संग्रहालयों में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पे ये जानना बहुत रोचक होगा कि इतने कम संग्रहालय थे और इतनी दूर दूर उनकी स्थापना हो चुकी थी कि जब भरूच स्तूप के रिमेन्स प्राप्त हुए, जब भरूच स्तूप के जो अवशेष थे वो जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को प्राप्त हुए और एक बड़े स्तूप के जो अवशेष थे, जो शुंगकालीन कला का बहुत बड़ा नमूना माना जाता है, तो भरूच स्तूप के अवशेषों को जो नियरेस्ट म्यूजियम था जहां पहुंचाया गया था वो म्यूजियम था इंडियन म्यूजियम कोलकाता। एमपी से इन रिमेन्स को सीधे सीधे कोलकाता पहुंचाया गया था। आज भी इंडियन म्यूजियम कोलकाता में भरूच स्तूप की एक गैलरी है जहां पर जितने भी अवशेष इंडियन म्यूजियम कोलकाता में पहुंचे थे, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में उनको अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है और प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इतने कम संग्रहालय थे, द्वितीय चरण में भी अनेक संग्रहालयों की स्थापना हुई, पर एएसआई की स्थापना को हम बहुत बड़े माइलस्टोन के रूप में जानते हैं। इंडियन म्यूजियम मूवमेंट के सेकेंड एरा में जो सेकेंड सेगमेंट था जो इंडियन म्यूजियम मूवमेंट का, उसमें एएसआई की स्थापना को महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण जो हमें ये स्थापना दिखती है वो है मथुरा म्यूजियम की। एफएस ग्राउस जो कि एक प्राइवेट कलेक्टर थे, उन्होंने मथुरा में अगेन यहाँ पे एक बहुत परिचर्चा होती है कि एफएस ग्राउस ने जो एक्सकेवेशंस कराए वो बड़े अवैज्ञानिक थे और वो बेसिकली वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, पुरातत्व का उन्हें ज्ञान नहीं था, जिसका बहुत सारा खामियाजा भी जो उत्खनन हुए, जो सामग्री प्राप्त हुई, जिस तरह की चीजें मिली उसमें उनको खामियाजा भी बहुत भुगतना पड़ा। हमारे जो एक्सकेवेशंस होते हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मथुरा
भारतीय जो इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास का बड़ा केंद्र रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर कुषाणकालीन अवशेष, शुंगकालीन, कुषाणकालीन अवशेष मिलते हैं। कुषाण शासकों का जो माट ग्राम में जो उनका देवकुल मिलता है और उनसे संबंधित बहुत बड़े पैमाने पर जो कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, वो जब मथुरा का एक्सकेवेशन हुआ तो इतने बड़े पैमाने पर कलाकृतियां मिली और इतना ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए कि उनको किसी भी और नियरेस्ट म्यूजियम में ले जाना थोड़ा मुश्किल सा प्रतीत होने लगा। तो एफ.एस. ग्राउस के नेतृत्व में 1874 में गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा की स्थापना हुई और इसको जो है कि मथुरा से ही प्राप्त हुए अवशेषों को यहाँ पर सर्वप्रथम था, इसमें मथुरा से ही प्राप्त अवशेषों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, उन्हीं को यहाँ पर एग्जीबिशन में रखा गया था। इस फेज को जो संग्रहालय विकास का द्वितीय चरण है, विक्टोरियन एरा है, इसको भारतीय संदर्भ में हम राजवंशों के सहयोग से विकसित होते म्यूजियम्स के लिए भी जानते हैं। बहुत सारे राजवंश थे, बहुत सारे शासक और सामंत वर्ग के लोग थे, परिवार थे, जिन्होंने या तो अपने व्यक्तिगत जो संग्रह थे उनको जनता के हितार्थ प्रदर्शित करने के लिए डोनेट किया, दान में दिया, या फिर उनके सहयोग से संग्रहालयों को खोला गया। इसमें से हम देख सकते हैं कि त्रावणकोर रॉयल्टी के माध्यम से, उनके सहयोग से गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम मुंबई स्टैब्लिश हुआ 1859 में। वर्तमान में उसको भाऊदाजी लाड म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इस समय में गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही थी और कुछ गवर्नमेंट म्यूजियम्स भी स्टैब्लिश हुए थे, जिसमें से कि महत्वपूर्ण संग्रहालयों के रूप में 1863 में हम स्टेट म्यूजियम लखनऊ और नागपुर का एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं और इसी तरह 1865 में मैसूर म्यूजियम स्टैब्लिश हुआ। विक्टोरियन एरा की एक दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर हम देखते हैं वो है इंडियन ट्रेजर ट्रॉव एक्ट 1878 का पास होना। जब बड़े पैमाने पर उत्खनन प्रारंभ हो गए थे, जब बड़े पैमाने पर कलाकृतियों का संरक्षण और संकलन संग्रहालयों के लिए किया जाने लगा था, इनके प्रदर्शन के लिए नए संग्रहालयों की स्थापना भी हो रही थी, स्थानीय राज परिवार और जनता भी इसमें रुचि ले रही थी और इनके स्थापना के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे थे। उसी समय में ये भी पाया गया भारतीय संदर्भ में, क्योंकि जो भारत का परिदृश्य है तो आर्कियोलॉजिकल अगर देखें, हम पुरातात्विक दृष्टि से अगर हम देखें, भारतीय परिदृश्य में बहुत संपन्नता है। बार बार ऐसा होता था कि सड़क बनाने के लिए खुदाई हो रही है और पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हो गए, किसी के खेत में मूर्तियां मिल रही हैं, कहीं सिक्के मिल रहे हैं, कहीं कुछ पुरानिधियां गड़ी हुई हैं, क्योंकि भारतीय संदर्भ में ये मतलब एक जीवन शैली में ये चीजें आती है पुराने समय में कि घर में बहुत धन होता था तो छुपाने के लिए, संभालने के लिए मटकों में भर के उसको खेत में या घर के फर्श के नीचे उसको दबा दिया जाता था। इसके अलावा कई बार जब कोई छोटे शहर या गांव कस्बे जो है कोलैप्स करते हैं, खत्म होते हैं, तो कई बार वो पुरानिधियां वहां जमीन के नीचे दबी रह जाती हैं। बाद के समय में जब कभी खेती के लिए या खेत सड़क बनाने के लिए या रेलवे लाइन बनाने के लिए उत्खनन होने की स्थिति में वहां से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते। तो भारतीय संदर्भ में ये संपन्नता बहुत थी, बार बार इस तरह के अवशेष प्राप्त होते और इन अवशेषों को प्राप्त होने पर बड़ी समस्या हो जाती थी, क्योंकि कई बार जिनके खेत में, जैसे मान लीजिए कि किसी के खेत में किसी मजदूर ने काम किया और वहां एक्सकेवेशन से कुछ कलाकृतियां निकल आई। अब जिसका खेत है वो कितना वो लेगा, या जो जिसको मिला है वो लेगा, या ये गवर्नमेंट को इसका अधिग्रहण करना चाहिए, इस चीज को लेकर के बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते थे और इसकी वजह से बड़ा फसाद होता था। तो कहीं ना कहीं पुरानिधियों के प्राप्त होने से, पुरानिधियों के बार बार मिलने से इस बात की जरूरत महसूस होने लगी कि इनके प्राप्त होने और इनके बंटवारे के लिए कुछ निश्चित नियम कानून तय किए जाएं, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बने जिससे इन कलाकृतियों को मतलब इनकी सुरक्षा निर्धारित की जा सके और जनता जो है कि जनता या सरकार या प्रतिनिधि जिनका खेत है, जिनकी जमीन है, जो मजदूरी कर रहे हैं, उन सबको ये पता हो कि अगर कोई पुरानिधि प्राप्त होती है तो उसका करना क्या है। तो ट्रेजर ट्रॉव एक्ट जो 1878 में पास हुआ, इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया एक भारतीय संदर्भ में पुरातात्विक निधियों के बंटवारे से संबंधित एक कानून बनाने में और इस बात को समझाने में कि प्राप्त हो रही पुरानिधियों के बंटवारे के लिए, प्राप्त हो रही पुरातात्विक सामग्री के संरक्षण के लिए किस तरीके से जनता को और सरकार को मिलजुल कर सहयोग से, समन्वय से काम करने की जरूरत होती है। जैसे कि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें थी कि अगर 10 रुपए के मूल्य से अधिक की कोई सामग्री प्राप्त होती है तो
उसे सरकार या जो स्थानीय कलेक्टर है वो उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। अगर जो भी सामग्री मिली है उसका किस तरीके से, अगर मान लीजिए कि धन है, संपदा है, आभूषण है, गहने हैं, तो उनको किस तरीके से, मतलब सबसे पहले तो ये डीएम और कलेक्टर के संज्ञान में होगा और वो ये डिसाइड करेंगे कि सरकार इनका अधिग्रहण कर रही है या इसका बंटवारा कर रही है। अगर बंटवारा भी होता है ओनर और जो प्राप्ति करता है उन दोनों के बीच में, तो उसका रेशियो क्या होगा। अगर सरकार अधिग्रहण कर रही है तो किस तरीके से सरकार उसको अधिसूचित करेगी, अधिगृहित करेगी, और फिर उस पुरानिधि का किस तरह से संग्रहालयों में प्रदर्शन होगा या उसको स्टोरेज में रखा जाएगा। इस बात पर भी चर्चा परिचर्चा बड़े विस्तार से ट्रेजर ट्रॉव एक्ट में की गई थी। और ट्रेजर ट्रॉव एक्ट ऐसा पहला गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया रूल था जो कि भारतीय संदर्भ में पुरानिधियों के संरक्षण के लिए, पुरानिधियों के अधिग्रहण के लिए, प्राप्त हो रही पुरानिधियों के अधिग्रहण के लिए, सरकारी संरक्षण में उसको पहुंचाने के लिए बनाया गया कानून था। और इसने कहीं ना कहीं भारतीय पूरा संपदा अधिनियमों के लिए एक रास्ता खोला, इनकी आवश्यकता पर, इनके महत्व पर प्रकाश डाला और इनके माध्यम से कितनी तरह की समस्याओं को सुलझा सकते हैं और पुरानिधियों को कितने सहूलियत से संरक्षित रखा जा सकता है, कितनी सहूलियत से पुरानिधियों को सरकारी अधिग्रहण में पहुंचाया जा सकता है। इस बात पर चर्चा परिचर्चा के द्वार खोले। तो जो हम विक्टोरियन एरा की तीसरी बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि भारतीय पूरा संपदा अधिनियम का पहला कानून ट्रेजर ट्रॉव एक्ट 1878 विक्टोरियन एरा में ही बना और पास हुआ। इसी समय में क्वीन विक्टोरिया का भारत आने का कार्यक्रम था और उनको सम्मानित करने के लिए उनका जो औपनिवेशिक शासन है, जहां उपनिवेश में वो आने वाली थी, तो अपनी रानी को धन्यवाद देने के लिए, अपनी रानी को सम्मानित करने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की परिकल्पना की गई कि एक ऐसा संग्रहालय बनाया जाए जो रानी को समर्पित हो, जो रानी को समर्पित किया जाए और रानी उसका उद्घाटन करे। तो 1887 में क्वीन विक्टोरिया के म्यूजियम की कल्पना तो की गई, परिकल्पना की गई, ऑन पेपर उसके प्लान को प्रस्तुत किया गया, पर किन्हीं कारणों से ये म्यूजियम, बाद में हम चल के देखते हैं कि थर्ड फेज ऑफ म्यूजियम मूवमेंट में इस संग्रहालय का उद्घाटन बाद में हुआ। इसी कालखंड में 1887 में उदयपुर, जयपुर, बड़ौदा म्यूजियम स्टैब्लिश हुए। जयपुर बड़ौदा का पिक्चर एंड आर्ट गैलरी म्यूजियम जो है वो 1887 में ही स्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद से 1893 में भावनगर, त्रिचरापल्ली वगैरह में भी संग्रहालयों की स्थापना होती है। दिल्ली म्यूनिसिपल म्यूजियम 1868 एंड कलकत्ता इकोनॉमिक म्यूजियम वर आल्सो फाउंडेड इन दिस फेज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोलकाता का जो इकोनॉमिक जियोलॉजी का जो म्यूजियम स्टैब्लिश होने वाला था, जिसकी म्यूजियम डेवलपमेंट के फर्स्ट फेज से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि बहुत रिच नेचुरल रिसोर्सेज में देश बहुत संपन्न है, बहुत साधन संपन्न है और बहुत तरह के गैस और मिनरल्स जो हैं जमीन से निकाले जा रहे हैं, उनको यूज किया जा रहा है। तो उनसे रिलेटेड एक म्यूजियम बनाने की बात जो थी वो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन म्यूजियम मूवमेंट में की जा रही थी, जिसको कि उसके स्वरूप में वर्तमान किया जा सका या उसको प्रस्तुत किया जा सका, उसको ओपन किया जा सका। तो लगभग काफी समय लग गया और सेकेंड फेज ऑफ इंडियन म्यूजियम मूवमेंट में हम ये देखते हैं कि कलकत्ता में म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था भारत के जो संपन्न प्राकृतिक संसाधन हैं उनको, उनके प्रस्तुतिकरण को संग्रहालय के माध्यम से किया जाए और जनसामान्य में उनके प्रति जागरूकता लाई जा सके। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेकेंड फेज था हमारा इंडियन म्यूजियम मूवमेंट का, इसमें बहुत सारे राजकीय संग्रहालयों की स्थापना होती है और कुछ राजघरानों के सहयोग से कुछ संग्रहालयों की स्थापना हुई। कुछ संग्रहालयों की स्थापना एक्सकेवेशंस के माध्यम से मिलने वाले जो हमारे रिमेन्स थे उनकी वजह से हुई और कुछ संग्रहालयों की स्थापना भारतीय परिदृश्य में लोगों को जागरूक बनाने के लिए, जैसे म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी की जो स्थापना होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से रिच रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए और उनके प्रति जैसे रानी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की परिकल्पना की गई। तो इस प्रकार से जो द्वितीय चरण था संग्रहालयों की स्थापना का, यद्यपि बहुत तेज गति से इसमें विकास नहीं हो रहा था, बहुत तेजी से संग्रहालयों की स्थापना नहीं हुई, पर फिर भी कुछ बड़े काम इस फेज में हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ASI की स्थापना, ट्रेजर ट्रॉव एक्ट का पास होना, गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा की एस्टेब्लिशमेंट का जो काम हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो द्वितीय चरण था भारतीय संग्रहालयों की स्थापना का, विक्टोरियन एरा था,
उसको धीमी शुरुआत के साथ शुरू होने के बाद भी बाद के समय में हम देखते हैं कि उसमें संग्रहालयों के विकास में एक गति आती है। संग्रहालयों से जुड़े हुए और विषय जैसे कि पुरातत्व पे, जैसे कि उसके अधिनियमों पे चर्चा परिचर्चा शुरू होती है और कहीं न कहीं संग्रहालयों को लेकर के एक जागरूकता का दौर उत्पन्न होता है और बड़े पैमाने पर संग्रहालयों की स्थापना के लिए चर्चा की जाती है और संग्रहालयों की स्थापना का प्रयास भी हो रहा था। इस प्रकार से द्वितीय चरण जो था संग्रहालयों की स्थापना का, जिसको हम विक्टोरियन एरा के नाम से जानते हैं, उसको प्रथम चरण की तुलना में प्रथम चरण से अगर उसकी तुलना करें तो ये देखते हैं कि यहाँ पर आकर के संग्रहालयों की स्थापना जो है वो गति पकड़ती है और आगे की तरफ वो निरंतर उन्मुख होती है। अब इसका जो अगला चरण है, थर्ड फेज ऑफ इंडियन म्यूजियम मूवमेंट, को हम द एरा ऑफ कर्जन एंड जॉन मार्शल के नाम से जानते हैं। इसका टाइम फ्रेम था 1901 टू 1928। तृतीय चरण जो है भारतीय संग्रहालयों के इतिहास के विकास का, ये अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है। इस समय में जिन दो लोगों का नाम लिया जा रहा है, लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल का, ये दोनों ही लोग भारतीय प्राच्य विद्या के अध्ययन के लिए बहुत उत्सुक लोग थे, बहुत जागरूक लोग थे। दिसंबर 30, 1898 को लॉर्ड कर्जन जो है भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किए गए और इसके कुछ ही समय के बाद से 1902 में सर जॉन मार्शल को एएसआई की कमान सौंपी गई। लॉर्ड कर्जन जो थे वो खुद भी भारतीय पुराविद्या के अध्ययन और भारत की जो प्राच्य विद्या थी, जो प्राच्य विद्या का अध्ययन था, इसके प्रति बड़े क्यूरियस थे, बड़े उत्सुक व्यक्ति थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर अध्ययन अध्यापन को गति प्रदान की। आर्कियोलॉजी में उनका बहुत रुचि थी और इसका फायदा कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे जॉन मार्शल को मिला, क्योंकि जॉन मार्शल ने इस समय में एएसआई में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए, ऐसी नई चीज़ों को जोड़ा, ऐसे नई बातों को वहाँ पे डिसाइड किया, जो कि बाद के समय में न सिर्फ एएसआई के लिए बड़े बेनिफिशियल रहे बल्कि इंडियन म्यूजियम मूवमेंट के लिए भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये जो कर्जन और मार्शल का एरा माना जाता है, इसको हम समझते हैं कि इंडियन म्यूजियम मूवमेंट के लिए ये एरा ऑफ अवेकनिंग था और इस समय में बहुत से बदलाव आए संग्रहालयों की स्थापना और विकास के क्रम में, और बहुत सी नई बातें जुड़ी, बहुत से नए नियम कानून बनाए गए जिनका कि बहुत लंबे समय तक हमें फायदा देखने को मिलता है भारतीय संग्रहालयों के विकास में, भारतीय संग्रहालयों की स्थापना के क्रम में। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इस संस्था के द्वारा बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप में उत्खनन का कार्य किया गया था। कई बार ये उत्खनन कार्य प्लान्ड होते थे और कई बार ये उत्खनन कार्य इसलिए करने पड़ते थे कि जब कभी जैसे कि रेलवे लाइन बनाने के लिए खुदाई हो रही थी और हड़प्पा की सभ्यता का पता चल गया, जैसे कि जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम जो है फील्ड एक्सप्लोरेशन कर रहे थे और उन्हें भरूच स्तूप मिल गया। इसी तरीके से बहुत जगह पे पुरातात्विक उत्खनन होने शुरू हुए और जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंड जो एरा था, जो विक्टोरियन एरा था, तो वहाँ पे ये नियम था कि जब भी उत्खनन से कोई बड़े पैमाने पर पुराकृतियाँ प्राप्त होती हैं तो उनको उनके नियरेस्ट म्यूजियम में ट्रांसफ़र किया जाता है। और उसी समय मैंने ये चर्चा की कि भरूच स्तूप के रिमेन्स को इंडियन म्यूजियम कोलकाता भेजना पड़ा क्योंकि दैट वाज द नियरेस्ट म्यूजियम। तो जो थर्ड फेज ऑफ इंडियन म्यूजियम मूवमेंट है, इंडियन म्यूजियम मूवमेंट का जो थर्ड एरा है जो डेवलपमेंट का, उसमें जो हमें उल्लेखनीय बात, जो सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात हुई वो था साइट म्यूजियम्स के कॉन्सेप्ट का अस्तित्व में आना। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस बात की चर्चा हुई, इस बात पर बहुत विचार विमर्श हुआ और ये निर्णय लिया गया कि जब भी किसी पुरा स्थल के उत्खनन से बड़े पैमाने पर पुराकृतियों की प्राप्ति होती है, इतनी ज़्यादा कलाकृतियाँ हों, इतनी ज़्यादा पुराकृतियाँ हों कि उन्हें दूसरे संग्रहालयों तक ले जाने में मुश्किल आती हो और दूर पहुँचाना कठिन हो, तो ऐसी स्थिति में जिस भी पुरा स्थल के उत्खनन से कलाकृतियाँ प्राप्त होंगी, वहीं पर संग्रहालय की स्थापना की जाएगी और इन कलाकृतियों को वहीं पर रखा जाएगा। और इस यहीं से साइट म्यूजियम की स्थापना होती। साइट म्यूजियम एएसआई का एक म्यूजियम डिवीजन इस्टेब्लिश किया गया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बैनर तले साइट म्यूजियम्स की स्थापना होनी शुरू हुई। इस संदर्भ में इस तरीके से हम पहला जो साइट म्यूजियम स्थापित हुआ वो था सारनाथ पुरातात्विक संग्रहालय। सारनाथ पुरातात्विक संग्रहालय के लिए 1904 में प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और 1910 में ये प्रक्रिया पूरी हो गई। 1910 में सारनाथ संग्रहालय को जो है जनसामान्य के लिए खोल दिया गया था।
सारनाथ बनारस के पास में पड़ने वाला एक बहुत ही विख्यात पूरा स्थल है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सारनाथ पूरा स्थल जो है हिंदू धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए और जैन धर्म के लिए, तीनों धर्मों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा सारनाथ का जो पूरा स्थल था वो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल की जो सिंह शीर्षक स्तंभ की प्राप्ति हुई है सारनाथ पूरा स्थल से, और उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, गुप्त शासकों के अभिलेख प्राप्त होते हैं, बहुत सारे स्तूप और विहार वहां पे मिले हैं, धर्मराजी का स्तूप, धमेक स्तूप इत्यादि प्राप्त होते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो प्रथम आख्यान था, जो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ, यानी बौद्ध धर्म की जहाँ से स्थापना हुई है, जहाँ से शुरुआत हुई है, वो पूरा स्थल सारनाथ है। इसके अलावा 11वें जो जैन तीर्थंकर थे उनके जन्मस्थली के रूप में हम सारनाथ को जानते हैं। सारंगनाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर है वहां पर, और बड़े लंबे समय तक भारतीय इतिहास में विभिन्न राजवंशों की उपस्थिति और उनका वहां पे बड़े बौद्ध साइट के रूप में सारनाथ के होने से विभिन्न राजवंशों की वहां पे रुचि और उनके अभिलेख, उनका वहां पे सामाजिक कार्य करने के उल्लेख और इतिहास में उसके साक्ष्य जो हैं वो लिखे हुए हैं, उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। तो इस तरीके से सारनाथ एक बहुत नामी और उल्लेखनीय पूरा स्थल था, जिसके उत्खनन से बड़े पैमाने पर कलाकृतियां प्राप्त हुई, और साइट म्यूजियम के कॉन्सेप्ट के तहत पहला साइट म्यूजियम जो है वो सारनाथ पूरा स्थल पर स्थापित किया गया। सारनाथ पूरा स्थल पे साइट म्यूजियम की स्थापना के बाद से साइट म्यूजियम्स की एक परंपरा चल पड़ी, जहाँ कहीं भी उत्खनन होते थे और ज़्यादा मात्रा में पुरातात्विक उत्खनन में हमको कलाकृतियों की प्राप्ति होती थी, तो एक वहाँ पे संग्रहालय बनाने की परंपरा चल पड़ी और वहाँ पर संग्रहालय बना करके वहाँ की कलाकृतियों को उसी जगह पर स्टोर्ड किया गया। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करने वाला जो म्यूजियम डिवीजन है, उसके जो साइट म्यूजियम्स हैं, साइट म्यूजियम्स के लिए ये रूल होता है कि जो भी कलाकृतियां उस पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त होती हैं, केवल उन्हीं पुराकृतियों को साइट म्यूजियम्स में स्थान दिया जाता है। साइट म्यूजियम्स में कभी भी बाहर की लाई हुई, जैसे सामान्य जो कला और पुरातत्व संग्रहालय हैं या बाकी जितने भी संग्रहालय हैं, इन सभी संग्रहालयों में एक चीज जो देखने को आती है वो ये आती है कि हम जो हमारा संग्रह है वो विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ हो सकता है। हम खरीद के भी कलाकृतियों को प्रदर्शित कर सकते हैं, हम उधार मांग के भी कलाकृतियों को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जब साइट म्यूजियम्स की हम बात करते हैं तो साइट म्यूजियम्स में केवल और केवल उस पर्टिकुलर साइट के एक्सकेवेशन से प्राप्त होने वाली कलाकृतियों को ही प्रस्तुत किया जाता है। सारनाथ के संग्रहालय के बारे में एक और रोचक बात कहना चाहूंगी कि सारनाथ संग्रहालय में मथुरा कला के कुछ उदाहरण भी रखे हुए हैं, और इसको देख करके कई बार लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मथुरा कला का उदाहरण सारनाथ म्यूजियम में क्यों रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो 3rd सेंचुरी और 2nd सेंचुरी BC में मथुरा आर्ट के जो स्कल्पचर्स थे वो सारनाथ लाए गए थे, और सारनाथ में ला करके उनको सारनाथ, क्योंकि वो एक्सकेवेशन में सारनाथ से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनको सारनाथ म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। तो साइट म्यूजियम सारनाथ की स्थापना के बाद हमको एक क्रम में साइट म्यूजियम्स की स्थापना दिखाई पड़ती है, जैसे कि लाल किला का जो साइट म्यूजियम है वो स्थापित हुआ 1909 में, खजुराहो का 1910 में, नालंदा का 1915 में, सांची का 1919 में। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में भी साइट म्यूजियम की स्थापना हुई थी। बृहत्तर भारत में मोहनजोदड़ो की साइट जो थी वो भारत में आती थी। जब 3rd फेज ऑफ म्यूजियम मूवमेंट चल रहा था, जो ये एरा था 1901 से 1928 का, इस कालखंड में मोहनजोदड़ो की जो साइट थी वो भारत में आती थी, और भारत में इसके जो साइट म्यूजियम स्थापित हुआ था उसके स्थापना का वर्ष था 1924-25। हड़प्पा में भी साइट म्यूजियम स्थापित किया गया था जो 1926-27 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा तक्षशिला में भी साइट म्यूजियम की स्थापना हुई थी। म्यूजियम डेवलपमेंट के इस 3rd फेज में और भी बहुत से ऐसे संग्रहालयों की स्थापना हुई जो कि बाद में बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालयों के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में जाने जाते हैं। यही कालखंड था जिसमें प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है वो उसकी स्थापना अगेन जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया विजिट के लिए आ रहे थे, उस समय में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम को खोलने का एक विचार आया। जैसा कि हम जानते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना भी उस समय, गेटवे ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत में स्वागत के लिए। उसी समय में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम को भी कंसीव किया गया, उसके आइडिया को, उसकी तैयारी की गई, प्रिंस ऑफ वेल्स को समर्पित एक संग्रहालय बनाया जाए, जिससे कि प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत में आए तो इस संग्रहालय को लोकार्पित कर सके।
ये जो म्यूजियम था ये 1914 में बनके तैयार हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम को ही वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराजा वास्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। मुंबई में स्थापित है, टाटा ट्रस्ट की तरफ से संचालित किया जाता है। बहुत बड़ा संग्रहालय है। संग्रहालयों में भारत में जो संग्रहालय हैं जिनमें सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले संग्रहालयों में अगर इनकी गणना की जाए तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय संदर्भ में सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले संग्रहालयों के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा थर्ड फेज ऑफ म्यूजियम मूवमेंट की जो एक बड़ी उपलब्धि थी वो है जे.एफ. वोगल के नेतृत्व में भारत में उस समय 39 म्यूजियम्स ही हो पाए थे थर्ड फेज ऑफ म्यूजियम मूवमेंट तक। इन 39 म्यूजियम्स के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई जहां पर सभी म्यूजियम प्रतिनिधि मिले। पहला जो इंडियन म्यूजियम्स का या इंडियन म्यूजियम क्यूरेटर्स का जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, वो पहला कॉन्फ्रेंस 1911 में हुआ, जो कि थर्ड फेज ऑफ म्यूजियम मूवमेंट का काल माना जाता है जे.एफ. वोगल के। और इसी समय में जे.एफ. वोगल के नेतृत्व में म्यूजियम्स के डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ। म्यूजियम्स के डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि म्यूजियम्स की डायरेक्टरी आती है जिसको उठा करके हम भारत में कितने संग्रहालय हैं, उनकी स्थापना कब हुई है, उनके खुलने बंद होने का समय क्या है, उनके स्पेसिफिक कलेक्शन क्या है, उनके जो विजिटर्स के लिए जो भी वो फैसिलिटीज़ देते हैं, टिकट की प्राइस क्या है, कब से कब तक खुलता है, कौन से उसके हॉलीडेज होते हैं, इन सब की जो परिचय मतलब जो एक जगह पे डॉक्यूमेंटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो म्यूजियम्स की डायरेक्टरी में देखने को मिलती है। तो पहला सेमिनार भारतीय संदर्भ में भारतीय जो 39 संग्रहालय थे उनके क्यूरेटर्स एक जगह पे बैठे, एक जगह पे बातचीत की, चर्चा पर चर्चा की, एक कॉमन मंच पे आए, ये एक बहुत बड़ी बात रही। दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि इस चरण की रही वो ये रही कि भारतीय संग्रहालयों की जो पहली डायरेक्टरी थी, जो फर्स्ट डायरेक्टरी ऑफ इंडियन म्यूजियम्स पब्लिश हुई, उसके पब्लिश होने का कालखंड भी यही रहा। इसी कालखंड में पहले जो डायरेक्टरी प्रकाशित हुई। इस प्रकार से अगर हम देखें थर्ड फेज जो था, जो एरा ऑफ कर्जन और मार्शल रहा, उस पर अगर हम परिचर्चा करते हैं, एक छोटा सा कालखंड था जिसमें बहुत तेजी से संग्रहालयों की स्थापना दिखलाई पड़ती है। साइट म्यूजियम्स का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। इसी समय में हमने देखा कि नए प्रकार के संग्रहालयों की स्थापना की गई, संग्रहालयों के बहुत सारे एक्सकेविशंस हुए, बहुत सारे नए कार्यकलाप हुए। विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में स्थापित है उसके बारे में, उसकी आधारशिला इस कालखंड में पड़ती है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की आधारशिला पड़ती है। भारतीय संग्रहालयों के जो क्यूरेटर्स थे, पहली बार वो एक मंच पर इकट्ठे हुए चर्चा पर चर्चा करने के लिए, और भारतीय संग्रहालयों की पहली डायरेक्टरी भी इसी कालखंड में प्रकाशित हुई। एएसआई के जो डायरेक्टर के तौर पर सर जॉन मार्शल ने बहुत सारा काम किया इस कालखंड में। और इस कालखंड की चर्चा अगर हम करते हैं, अगर भारतीय संग्रहालयों के विकास क्रम की बात करते हैं, अगर इस कालखंड की हम बात करते हैं, तो हमें ये बड़ा फ्रूटफुल एरा नजर आता है जिसमें बड़े पैमाने पर संग्रहालयों के विकास के लिए, संग्रहालयों के कार्यकलापों को संचालित करने के लिए संग्रहालयों के नियम बनाए गए, संग्रहालय नए प्रकार के संग्रहालय स्थापित हुए, अनेकों एक्सकवेशंस के माध्यम से प्राप्त होने वाली कलाकृतियों को हाउस किया गया नए संग्रहालयों के निर्माण में। साइट म्यूजियम्स में हमें प्रायः जो है कि एएसआई के लोग जब इन्वॉल्व थे तो उन्होंने उनके आर्किटेक्चर पे, उनके रिप्रेजेंटेशन पे भी बहुत ध्यान दिया। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो थर्ड फेज था भारतीय संग्रहालयों के विकास का, भारतीय संग्रहालयों की स्थापना का, उनके विकास का, तो पिछले एरा से इसमें पिछला जो कालखंड था, जो राजकीय प्रोत्साहन का काल था, उससे एक कदम आगे बढ़कर प्रशासन ने बहुत ही एक्टिव तौर पर इसमें अपना योगदान दिया। लॉर्ड कर्जन का होना, जॉन मार्शल का होना, उनके नए नए आइडियाज़ का होना, इंडोलॉजिकल स्टडीज़ पर रुचि लेना, एक्सकेवेशंस को गति देना, और साइट म्यूजियम्स के एस्टेब्लिशमेंट के आइडिया को कंसीव करना, बहुत सारे साइट म्यूजियम्स बनवाना, और पहली इंडियन म्यूजियम डायरेक्टरी का इंट्रोड्यूस होना, पहला म्यूजियम कॉन्फ्रेंस आयोजित होना। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो थर्ड फेज था इंडियन म्यूजियम मूवमेंट का, बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत अच्छा रहा। कुछ बड़े अच्छे संग्रहालयों की स्थापना हुई, कुछ बड़े अच्छे संग्रहालयों के विचार प्रस्तुत किए गए,
और इस तरीके से भारतीय संदर्भ में जो थर्ड फेज ऑफ इंडियन म्यूजियम मूवमेंट रहा उसको बहुत फ्रूटफुल एरा के रूप में भारतीय जो संग्रहालय जगत है वो याद रखता है। इस लेक्चर को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।